जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको बीएसएससी इंटर लेवल जो आपको भर्ती आई है 2023 में, ठीक है ना। उसके अंतर्गत जो होने वाले आपको जो जीके जीएस के जो एग्जाम होते हैं उसका हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपको प्रश्न होगा उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, तो बीएसएससी का सबसे पहले जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा आपको जीके जीएस, इसके अलावा करंट अफेयर्स भी सारे चीज होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो इस सेशन में टॉपिक करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए कि टॉप 30 जो आपको एमसीक्यू है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, तो ये जो एमसीक्यू है, ठीक है ना, ये आपको बिहार दरोगा, इसके अलावा आपको बिहार जो टीचर की वैकेंसी जो आने वाली है उस सबके लिए आपके लिए क्या है कि फायदेमंद है, क्योंकि देखिए कि सबका जो जीके जीएस रहता है लगभग लगभग आपको वही रहता है, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है साथियों कि पीली क्रांति का जो संबंध है वो आपको किससे है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है आपको दालें, ठीक है ना। उसके बाद है आपको तिलहन, उसके बाद कह रहा है आपको सूर्यमुखी, मतलब सूर्यमुखी, उसके बाद जो है आपको मछली। तो देखिए, तो पीली क्रांति का जो संबंध है साथियों वो आपको तिलहन उत्पादन से, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि आपको मत्स्य उत्पादन से कौन से क्रांति संबंधित है। तो देखिए, मत्स्य उत्पादन से अगर कहा जाए तो हो जाएगा आपको नीली क्रांति। क्या हो जाएगा? नीली क्रांति। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो क्या कहेंगे, तो आपको मत्स्य उत्पादन से। फिर यहाँ पर आया सूर्यमुखी। तो याद रखिएगा कि सूर्यमुखी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपको कर्नाटक है, और ये जो सूर्यमुखी है वो कैसा फसल है, तो कहेंगे तिलहनी फसल। दाल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपको मध्य प्रदेश है। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे सब आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो देख रहे हैं एक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम इसका एनालिसिस करते हैं, इससे आने वाले और भी प्रश्न। जैसे देखिए कि कुछ क्रांति है जिसके बारे में आपको जानना है। जैसे अगर पूछा जाए कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो क्या कहेंगे, तो आपको मत्स्य उत्पादन से। उसके बाद है सर बादामी क्रांति। तो देखिए, तो बादामी क्रांति का जो संबंध है मसाला उत्पादन से। गुलाबी क्रांति जो है इसका संबंध किससे है, तो आपको झींगा उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध जो है आपको खाद्यान्न उत्पादन से या अनाज उत्पादन से। तो इस सबको याद रखिएगा। श्वेत क्रांति, इसका संबंध जो है वो आपको दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से। तो इसे आपको याद रखना है। रजत क्रांति, इसका जो संबंध है वो आपको किससे है जानते हैं, अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति, जिसका संबंध आलू उत्पादन से है। तो देखिए, तो जो भी कृषि क्रांति है सबको आपको बढ़िया से देख लेना है। और पूछेंगे कि हरित क्रांति का जनक भारत में कौन थे, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो क्या कहिएगा, तो आपको डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ये जो देख रहे हैं आपको क्रांति से संबंधित प्रश्न, इस सबको आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक है ना, कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि दुर्गापुर जो है ना वहां पे आपको लौह इस्पात कारखाना है, और यह किसके सहयोग से स्थापित हुआ था। तो साथियों यह जो है आपको इंग्लैंड के सहयोग से क्या है कि आपको स्थापित हुआ था। किस काल में, तो आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में क्या हुआ था कि सबसे ज्यादा जो बल दिया गया था वो आपको भारी उद्योग और इसके अलावा आपको आधारभूत उद्योग में, ठीक है ना। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि जर्मनी के सहयोग से भी एक आपको क्या है कि लौह इस्पात कारखाना जो है वो आपको स्थापित हुआ था। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है साथियों राउरकेला। क्या नाम है उसका, राउरकेला। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, तो क्या कहिएगा, जर्मनी के सहयोग से। चलिए अब थोड़ा सा इसका एनालिसिस हम देख लेते हैं आगे कि क्या है। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि जो कि आपको 1900 क्या है कि आपको 56 से क्या कहेंगे कि आपको 1961 जो है इसकी अवधि है। सबसे पहले याद रखना है आपको 1956 से 1961 द्वितीय पंचवर्षीय योजना की क्या है कि अवधि है। और इस अवधि में आपको क्या है कि आपको भिलाई जो कि आपको छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला यह जो है आपको यानी कि उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो ऐसे लौह इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी। तो देखिए, तो ये जो भिलाई है और आपको बोकारो है, इस लौह इस्पात कारखाना की जो स्थापना होती है वो आपको रूस के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है बोकारो स्टील कारखाना, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो बोकारो है इसकी जो स्थापना होती है सोवियत संघ के सहयोग से। और यह भारत का सबसे बड़ा क्या है कि आपको इस्पात कारखाना है सार्वजनिक क्षेत्र का। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है। और सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाना पर, लौह इस्पात कारखाना पर जो नियंत्रण करने वाली संस्था है वो आपको सेल है। और इस सेल का गठन कब होता है, तो 1973 में। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो देखिए, यहाँ से जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है आप इसे बढ़िया से देखते चलेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, साथियों कह रहा है कि इस वर्ष के बजट में जीएसटी का सबसे पहले जो है आपको जिक्र किया गया था। देखिए जीएसटी यानी कहने का मतलब कि गुड्स एंड
आपको सर्विसेज टैक्स सबसे पहले किस बार जिक्र किया गया था? तो यह आपको 2006-07 के बजट में इसका क्या हुआ था कि आपको जिक्र किया गया था। और जीएसटी लागू करने वाला जो पहला देश था वो आपको कौन था, ये भी याद रखिए। तो देखिए, तो 1954 में सबसे पहले जीएसटी जो लागू किया था ना, वो आपको फ्रांस ने लागू किया था। और हमारा भारत जो है जीएसटी जो लागू करता है वो आपको 1 जुलाई 2017 को, और भारत जीएसटी लागू करने वाला आपको 161वां देश जो होता है वो आपको बन जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। और भारत का जीएसटी जो है वो किस देश से प्रेरित है, ठीक है ना, या किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो याद रखिएगा कि भारत का जो जीएसटी है ना साथियों, वो आपको कनाडा मॉडल पर क्या है कि आपको आधारित है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि भारत का जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है, तो क्या कहेंगे? कनाडा मॉडल पर। तो चलिए थोड़ा सा जीएसटी के बारे में विस्तार से कुछ बातें हैं जिसे हम लोग जान लेते हैं। चलिए देखिए, तो केलकर समिति ने जीएसटी की क्या किया था कि आपको सिफारिश किया था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर जो है जीएसटी को लाया गया था, तो क्या कहेंगे? केलकर समिति। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को क्या होता है कि आपको लागू किया जाता है। और उस समय जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं श्री अरुण जेटली, अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे। जीएसटी परिषद की जो स्थापना होती है वो आपको किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो यह आपको अनुच्छेद 279(1) के अंतर्गत जो है जीएसटी परिषद का क्या है कि आपको गठन किया गया। और ये जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको कौन होते हैं? तो वे आपको वित्त मंत्री होते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और अभी के जो वित्त मंत्री है वो कौन है? निर्मला सीतारमण, जो कि प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। भारतीय संविधान के संशोधन एक्ट 101 के तहत जो है जीएसटी कानून जो था वो आपको बनाया गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संशोधन एक्ट के तहत जो है जीएसटी कानून बना था, तो आप क्या कहेंगे? 101। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए, तो बीच बीच में इस एनालिसिस को इसलिए डाला जाता है ताकि आपको सारा चीज जो है बढ़िया से कवर होते चले। चलिए अब हम चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो साथियों, ये जो राष्ट्रीयकरण है, इस राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम था वो आपको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो देखिए, तो ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसका गठन जो होता है 1921 में। क्या होता है? 1921 में। इसमें आपको क्या होता है कि बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास सबको एक साथ मिलाकर क्या होता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किया जाता है। तो चलिए इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो होती है 1921 में। अभी बताएं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1921 में। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण जो होता है 1 जुलाई कितना को जानते हैं? तो 1955 को। मतलब कि भारतीय जो स्टेट बैंक है, क्या है? स्टेट बैंक है, उसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 1 जुलाई 1955 को। डेट इसको याद रखिएगा। नेहरू जी इसका क्या करते हैं कि आपको राष्ट्रीयकरण करते हैं। उसके बाद है कि बैंक ऑफ कलकत्ता, इसकी स्थापना कब होती है? 1806 में। उसके बाद है आपको बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना कब होती है? 1840 में। तो इसका आपको याद रखना है। बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना कब होती है? तो ये आपको 1843 में। इस तीनों बैंक को क्या होता है कि एक जगह क्या है, एक जगह मिलाकर 1921 में क्या किया जाता है कि आपको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम जो होता है वो आपको रख दिया जाता है। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, क्या है सुनिए। कह रहा है कि बैंक नोट प्रेस जो है वो आपको कहाँ है? तो देखिए, तो बैंक नोट प्रेस जो है ना वो आपको देवास में। और इसी में पूछेंगे कि करेंसी नोट प्रेस, तो आप कहिएगा नासिक में। तो इस दोनों में अंतर क्या होता है? तो देखिए, तो कटे फटे नोट जो होते हैं उसी नंबर के साथ जब नया प्रिंट होते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग, क्या जानते हैं? तो आपको करेंसी नोट। क्या कहते हैं? करेंसी नोट। तो करेंसी नोट कहाँ बनते हैं? तो आपको नासिक में। और एक चीज याद रखिएगा कि जो नए नंबर के साथ जो आपको क्या होता है कि नोट जो बनते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बैंक नोट। क्या कहते हैं? बैंक नोट। तो ये जो बैंक नोट प्रेस है वो आपको है कहाँ? तो देवास में। देवास कहाँ है? तो आपको मध्य प्रदेश में। तो इस सब चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 5 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अब इसकी विशेषता जानते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, याद रखिएगा कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, क्या है? सिक्योरिटी प्रेस। इसके अलावा आपको करेंसी नोट प्रेस, ये क्या है? तो ये दोनों के दोनों जो है नासिक में। नासिक क्या है? तो ये आपको महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। उसके बाद है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो आपको कहाँ है? तो देखिए, तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो आपको हैदराबाद में है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहेंगे तो वो आपको होशंगाबाद है। होशंगाबाद क्या है? तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में है। तो देखिए, तो यहाँ से इस सभी चीज को आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। देखिए, प्रश्न कर रहा है आपका कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में यह नहीं है, मतलब कौन राज्य नहीं है? तो देखिए, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपको कौन है? तो आपको उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर पे कौन है? तो आपको महाराष्ट्र। तीसरा नंबर पे कौन है? तो आपको बिहार है। और चौथा नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो आपको पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। तो देखिए, तो इसमें आपको तमिलनाडु जो है 4 बड़े राज्य में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बात आती है क्या
कि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश, तो वो हमारा कौन है जानते हैं कि आपको भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य कहेंगे जनसंख्या की दृष्टि से तो वो आपको गोवा हो जाएगा। तो ये सभी गोवा कह रहे हैं सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो वो आपको सिक्किम, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो वह आपको गोवा हो जाएगा। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो देखिए, तो 2011 के जो जनगणना है उस जनगणना वाले डाटा को भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं साथ में क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो देखिए, तो इसमें जो भी डाटा दिया रहा है ना 2011 के अनुसार दे रहा है। किसके अनुसार दे रहा है? 2011 के अनुसार। तो साथियों 2011 के अनुसार, ठीक है ना, कि आपको सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो आपको बिहार है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति, क्या कहेंगे 1106 व्यक्ति जो है वो आपको प्रति क्या है कि आपको वर्ग किलोमीटर, मतलब कि बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं तो आपको 1106। दूसरा स्थान पे अगर हम बात करते हैं तो आपको पश्चिम बंगाल है, 1028 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ से ये जो भी डाटा दिया जा रहा है सब 2011 के अनुसार है। तो साथियों एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है तो वो आपको 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसे भी आपको याद रखना है। ये किसका है जानते हैं? तो यह भारत का जनसंख्या घनत्व है, ठीक है ना, 2011 के अनुसार। उसके बाद पूछेंगे 2001 के अनुसार कितना था तो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और 2001 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो था वो आपको किसका था तो आपको पश्चिम बंगाल का था। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। 8 नंबर में क्या करा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो सबसे पहले विकसित किया गया था उसका जो नाम है वो आपको क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो ऑप्शन ए कह रहा है परम 8000, उसके बाद है आपको आदित्य, उसके बाद है अनुपम अध्या, उसके बाद है सागा 220। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको परम क्या हो जाएगा कि आपको 8000 जो है वो आपको हो जाएगा। तो इसको जो विकसित किया था वो कौन विकसित किया था तो वो आपको सीडेक जो है वो आपको विकसित किया था। यानी कहने का मतलब हुआ क्या, तो देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट क्या है, सेंटर फॉर, इसका पूर्ण याद रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, ठीक है ना, कंप्यूटिंग क्या है, कंप्यूटिंग। तो इसी ने इसको क्या किया था कि आपको विकसित किया था। तो चलिए थोड़ा सा इस सीडेक के बारे में क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसका पूर्ण रूप भी आपको बता देते हैं, ठीक है ना। सेंटर फॉर क्या है, सेंटर फॉर, ठीक है ना, आपको डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट, कंप्यूटिंग क्या है, कंप्यूटिंग, यही इसका क्या है कि आपको पूर्ण रूप है। तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, अंग्रेजी थोड़ा मिस हो मीनिंग, तो आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसका आंसर जान लीजिए ये है। अब इसके बारे में थोड़ा सा विशेषता जान लेते हैं कि क्या क्या विशेषता है। तो देखिए, तो सबसे पहले 1988 में क्या है सीडेक की स्थापना होती है। क्या होती है? स्थापना होती है। कहाँ? तो आपको पुणे में। 1998 में जो है सीडेक के द्वारा प्रति सेकंड 1 अरब गणना करने की क्षमता युक्त सुपर कंप्यूटर जो है परम 1000 जो होता है उसका क्या किया जाता है कि आपको निर्माण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो सबसे पहले विकसित हुआ था उसका नाम पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि 1998 में सीडेक के द्वारा प्रति सेकंड 1 अरब गणना करने की क्षमता युक्त सुपर कंप्यूटर क्या होता है कि आपको निर्माण होता है, जिसका नाम क्या होता है तो परम आपको 1000, ठीक है ना। फिर यहाँ कि विश्व में सुपर कंप्यूटर जो है क्या है, सुपर कंप्यूटर जो आपको क्रैक के रिसर्च आई, मतलब कि 1S था, यानी कि ये पहला था, क्या था, पहला सुपर कंप्यूटर था, ठीक है ना, जो 1979 में क्रैक के रिसर्च कंपनी के द्वारा क्या किया गया था कि आपको तैयार किया गया था। यहाँ से एक प्रश्न आ गया कि बताइए कि दुनिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो क्या था, तो हम क्या कहेंगे तो वो आपको मतलब क्रैक के था। उसके बाद है आपको क्या कि चार्ल्स बेबेज, इन्हें कंप्यूटर का क्या कहा जाता है तो आपको जनक कहा जाता है। वर्तमान में विश्व का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो आपको कौन है, फिकागो है। इसका निर्माण जो है आपको जापान ने किया। कौन किया है? जापान ने किया। तो इसको आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, फिकागो, और इसका निर्माण कौन किया था, जापान। सुपर कंप्यूटर की क्षमता को जो है फ्लॉप्स में क्या करते हैं कि आपको मापते हैं। और सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता जो किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा सिमोन क्रे जो है इन्हें सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। तो देखिए, तो बीच बीच में हम ऐसे प्रश्न को इसलिए ला रहे हैं ताकि इससे आपको सारे चीज रिवीजन में रहे। जैसे देखिए कंप्यूटर का जन्मदाता कहेंगे यानी सुपर कंप्यूटर का, तो क्या कहिएगा, सिमोन क्रे। सुपर कंप्यूटर की क्षमता को किसमें मापा जाता है, इंपोर्टेंट है, तो वो आपको हो जाएगा फ्लॉप्स। और यहाँ पर देखिए कि सुपर कंप्यूटर जो है परम 8 यानी कि
8,000 होगा। क्या होगा? 8,000 होगा। तो इसको आपको देख लेना है। चार्ल्स बेबेज इन्होंने कंप्यूटर की खोज किया था, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो ये सारे चीज आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत में 4G सेवा कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, तो भारत में जो 4G सेवा है ना, वो आपको 2012 में प्रारंभ हुआ था। 2022-23 में जो है आपको भारत में इसे शुरू होने की संभावना है। शुरू होने की संभावना नहीं है, शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि यूके के शेयर मूल्य सूचकांक जो है वो आपको क्या है। तो साथियों, यूके के जो शेयर मूल्य सूचकांक है उसको हम लोग FTSE 100 के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। जैसे कि अपना यहाँ के जो शेयर मार्केट है, क्या है, शेयर मार्केट है, उसको हम लोग स्टॉक्स के नाम से जानते हैं। थाईलैंड में जो है सेट के नाम से जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ के आपको शेयर मार्केट के बारे में क्या करना है कि आपको जानना है। लेकिन उससे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको भी हो जाएगा। जैसे देखते हैं हम लोगों के यहाँ जो है सेंसेक्स है, क्या है, सेंसेक्स है, ठीक है ना। मतलब हमने मतलब कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है उसको हम लोग सेंसेक्स के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे क्या करा है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करते हैं। विभिन्न देशों के जो शेयर सूचकांक है वो आपको दिए गए, आपको याद रखना है। जैसे देखिए, निकी पूछेंगे कि कहाँ का आपको शेयर सूचकांक है, तो क्या कहिएगा, टोक्यो, यानी कि ये हो जाएगा आपको जापान। उसके बाद है हांग सेंग, ये आपको हांगकांग का है। सेट जो है थाईलैंड का है। डी जोन्स न्यूयॉर्क का है। शेयर सूचकांक है, याद रखिएगा। उसके बाद है KLSE कंपोजिट, तो ये आपको मलेशिया के शेयर सूचकांक है। IPC ये आपको मेक्सिको का है। मिवटेन जो है वो आपको इटली का है। उसके बाद है वो वेस्पा, ये आपको ब्राजील के क्या है कि आपको शेयर सूचकांक है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है और ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप क्या कीजिएगा कि सबको बढ़िया से जो है आप नोट करते चलेंगे और इसको रिविजन में रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे और अगले चीजों को क्या करते हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि RBI, क्या है साथियों, RBI, ठीक है ना। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा क्या है कि केंद्रीय बैंक है। इसको हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं। तो कह रहा है कि इसके प्रथम गवर्नर जो थे कौन थे। तो देखिए, इसके प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो आपको CD देशमुख थे। और इससे इसके पहले गवर्नर कहेंगे तो वो आपको ओस्मान स्मिथ हो जाएंगे। जब यानी कि RBI का गठन होता है 1935 में, क्या है, 1935 में, कहाँ होता है, तो आपको कलकत्ता में, कहाँ होती है, कलकत्ता में, ठीक है ना। तो उस समय जो इसके गवर्नर बनाए जाते हैं वो आपको ओस्मान स्मिथ, लेकिन प्रथम भारतीय कहेंगे तो वो आपको कौन है, CD देशमुख है। और वर्तमान में जो है अभी RBI के गवर्नर कौन है, तो वो आपको शक्तिकांत दास है। तो ये सब आपको याद रखना था। चलिए इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। क्या करा है कि वर्तमान में RBI का गवर्नर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शक्तिकांत दास है, ठीक है ना। RBI एक्ट 1934 में आया था और इसके मतलब द्वारा क्या होता है कि RBI की जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, याद रखिएगा। उसके बाद है RBI जो होता है वो क्या करता है, तो भारत सरकार के मौद्रिक नीति को तैयार करता है। क्या करता है, तैयार करता है। और RBI जो होता है 2 वर्षों पर क्या करता है जानते हैं कि आपको अस्थायित्व आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जो होती है उसको क्या करता है कि आपको जारी करता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि RBI जो है कितने वर्ष पर अस्थायित्व आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी करती है, तो क्या कहिएगा, 2 वर्ष पे, ठीक है ना। आर्थिक समीक्षा जो है वित्त मंत्रालय द्वारा क्या होता है कि आपको निकाला जाता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आर्थिक समीक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है, तो क्या कहिएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो ये सब आपको बढ़िया से याद रखना। चलिए आगे क्या कह रहा है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वो यहाँ पढ़ रहा था। तो देखिए, तो भारतीय रुपया का जो डिजाइन करने वाला विद्यार्थी है वो आपको D उदय कुमार है। कौन है, D उदय कुमार, जो कि आपको बॉम्बे IIT का क्या है कि आपको छात्र था। तो ऑप्शन नंबर जो B है ये इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये आपको राइट हो जाएगा। मतलब कि भारतीय रुपया का जो डिजाइन है कौन तैयार किया था, तो आपको D उदय कुमार। चलिए 13 में क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं, लेकिन इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, तो आपको B हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि कार्बन क्या है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है। मतलब कि कार्बन कर जो है आपको घोषित करने वाला पहला देश कौन है, देखिए स्वीडन, ठीक है ना, जिसकी राजधानी आपको स्टॉकहोम है। जर्मनी, ठीक है ना, बर्लिन। उसके बाद है फिनलैंड, स्पेन, ठीक है ना। तो स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, फिनलैंड। क्या हो जाएगा, फिनलैंड, जिसे हम लोग झीलों के देश के रूप में क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। तो यही आपको दुनिया का पहला देश था जो आपको कार्बन कर जो है अपने नागरिकों पर क्या किया था कि आपको लगाया था। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको C हो जाएगा। चलिए 14 में क्या कह रहा है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो साथियों, ये जो कीवी चिड़िया है ना, यह आपको कहाँ पाई जाती है, तो यह आपको न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो इसको बढ़िया से आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो वो आपको विलिंगटन है। इसको आपको याद रखना है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। नॉर्वे का ओस्लो है, जहाँ पर नोबेल का शांति प्राइज जो होता है वो आपको दिया जाता है। और इंग्लैंड की राजधानी जो कि आपको लंदन है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपको ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए 15 में
क्या कह रहा है कि ब्राजील की जो मुद्रा है वो क्या है? ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, इसकी राजधानी आपको ब्रासिलिया है। तो यहाँ की मुद्रा को ना हम लोग रियल के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए विभिन्न देशों की जो कुछ मुद्राएं हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए क्या है कि रूस की जो मुद्रा है इसको हम लोग रूबल कहते हैं। क्या कहते हैं? रूबल। इथोपिया की जो मुद्रा है उसको हम लोग बिर कहते हैं। उसके बाद है सऊदी अरब, यहाँ की जो मुद्रा है उसको रियाल कहते हैं। उसके बाद है कजाकिस्तान, इसकी मुद्रा को हम लोग टेंगे कहते थे। देखे थे यहाँ विभिन्न देशों की मुद्रा को क्या है कि आपको दिया गया है। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना, इसके मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको मनात कहते हैं। कजाकिस्तान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो आपको सोमोनी कहते हैं। मेक्सिको की मुद्रा को पीसो कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसो कहते हैं। और बोत्सवाना का जो मुद्रा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूला कहते हैं। क्या कहते हैं? पूला। उसके बाद है आपको मौरितानिया, ठीक है ना, क्या है? मौरितानिया, यहाँ की मुद्रा को जो है आपको ओगुवा कहते हैं। तो देखिए तो विभिन्न देशों की मुद्रा को आपको क्या करना है? याद रखना है। तो यहाँ पर हम लिस्ट दे दिए हैं, आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, इतना से काम नहीं चलेगा। और भी देशों की मुद्रा को आपको क्या है कि आपको जानना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इसका आंसर जो है दे सकते हैं। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि कौन महलों का शहर कहलाता है? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है पटना, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ। तो साथियों महलों का जो शहर कहलाता है ना वो आपको कोलकाता कहलाता है। कौन कहलाता है? कोलकाता। गुलाबों का शहर कहेंगे तो आपको चंडीगढ़, ठीक है ना। नवाबों का शहर कहेंगे तो आपको लखनऊ। तो ये सब आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुछ आपको भौगोलिक उपनाम है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए कह रहा है कि 7 टापुओं का नगर। तो देखिए तो 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो आपको मुंबई को भारत का बगीचा वो आपको बेंगलुरु को कहा जाता है। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। इसमें पूछ देंगे कि भाई ब्लैक सिटी किसे कहा जाता है? तो जोधपुर को, इसे याद रखिएगा। साइंस सिटी ये आपको बेंगलुरु को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, पूर्व का मैनचेस्टर जो है वो आपको अशोका, ठीक है ना, क्या है? ओसाका होगा। उसके बाद है मोतियों का द्वीप बहरीन, ठीक है ना। लिली का देश कनाडा। तो देखिए तेकाद को कुछ प्रमुख नाम है उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का बोस्टन अहमदाबाद। तो ऐसे बहुत सारे भौगोलिक नाम हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो कुछ प्रमुख भौगोलिक नाम है उसके बारे में जो है आपको चर्चा की गई। तो आप इसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहे हैं? देखिए करा कि पद्मावत के लेखक कौन थे? यानी कि यह पुस्तक जो है आपसे पूछा जा रहा है कि पद्मावत नाम का जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए कह रहा है कबीर, तुलसीदास, जयसी, निराला। ये जो पद्मावत है ना साथियों इसके जो लेखक है वो आपको मलिक मोहम्मद जयसी है। क्या है? जयसी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको राइट हो जाएंगे। तो देखिए तो कबीर ने क्या किया था कि आपको बीजक करके एक ग्रंथ जो थे वो आपको लिखे थे, ठीक है ना। तुलसीदास रामचरितमानस क्या किए थे कि आपको अवधी भाषा में जो है वो आपको लिखे थे। रामचरित क्या कहेंगे? तो आपको मानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको तुलसीदास के द्वारा। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए लेकिन इस पे थोड़ी सी विशेषता होगी उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखिए ये जो रामचरितमानस है आपको अवधी भाषा में लिखा गया था, आपको वहां से नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिएगा, सुन लीजिए बढ़िया से। 1541 में क्या है कि शेर शाह के काल में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा क्या हुआ था कि पद्मावत की रचना की गई थी। क्योंकि देखिए 1541 में आपको दिल्ली पर जो अधिकार था किसका था? वो आपको शेरशाह का था। तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। कबीर दास की पुस्तक जो है बीजक है। क्या है? बीजक है, इसे आपको याद रखना है। आधुनिक भारत में हिंदी के सबसे बड़े कवि के रूप में जो है वो आपको किसे जाना जाता है? तो आपको सूर्यकांत प्रसाद त्रिपाठी जो निराला है इन्हें जाना जाता है। तो इन सभी लोगों का नाम आपको याद रखना था। ज्यादातर याद रखिएगा बीजक, कबीरदास, ठीक है ना। उसका तुलसीदास, रामचरितमानस जो कि आपको क्या था कि अवधी भाषा में ही क्या किया गया था कि आपको लिखा गया था। तो सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या करा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए कह रहा है जॉर्ज मार्टिन, आर इंद्रादे, उसके बाद है सयू ग्राफ्टन, डेविड बेलाडासी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जॉर्ज मार्टिन। क्या हो जाएगा? जॉर्ज मार्टिन। तो ऑप्शन नंबर जो है साथियों ये इसका बिल्कुल जो है वो आपको सही आंसर है। तो आपको इसको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं 19 में। देखिए पुस्तक का नाम वाला जो हो जाएगा तो विदेशी पुस्तक जो है और उसके लेखक है उसका भी नाम आपको याद रखना है। चलिए 19 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो देखिए तो इंडिया आफ्टर गांधी जो है वो आपको रामचंद्र गुहा के द्वारा क्या किया गया है कि आपको लिखा गया है, ठीक है ना। 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए और भी जो इसमें लेखक है जैसे चेतन भगत, सुरेश मेनन, नवीन चावला, इन्होंने कुछ मतलब पुस्तक का नाम लिखे हैं। इनके पुस्तकों का नाम जो है थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे देखिए कि चेतन भगत क्या है? चेतन भगत। तो चेतन भगत के द्वारा जो लिखी गए पुस्तक है बहुत सारे है जिसमें आपको याद रखना है 1, ठीक है ना, अरेंज्ड मर्डर, 5 पॉइंट समवन, वह जो लिखा गया है किसके द्वारा? तो चेतन भगत के द्वारा।
मदर टेरेसा, फेथ एंड क्या है कि आपको कैंपसन, ये जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, तो नवीन चावला के द्वारा। रामचंद्र गुहा, ये क्या लिखे हैं कि आपको भारत नेहरू के बाद, ठीक है ना, उसके बाद लिखे हैं आपको द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट गांधी बिफोर इंडिया। तो ये सब जो है रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। पुस्तक का नाम आप देख लीजिएगा, सुरेश मेनन, जिन्होंने पटौदी नवाब ऑफ क्रिकेट करके क्या किया है कि आपको पुस्तक लिखे हैं। तो देखिए, तो पुस्तक से संबंधित चीजें भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, ये आपको संकेत दे रहा है कि जो भी आपको पुस्तक से संबंधित चीजें है वो आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा जो है अब पर्यटक स्थल है, तो वह है आपको बीडी सावरकर। क्या है, बीडी सावरकर। क्योंकि आपको पता होगा कि बीडी सावरकर को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भाग लेने के कारण कहा जाता है कि इन्हें जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित सेल्यूलर जेल में जो था वो आपको रखा गया था। तो यह जेल जो है अभी क्या जानते हैं, तो आपको एक पर्यटक स्थल के रूप में जो है इसको विकसित किया गया। तो 20 का राइट आंसर वो आपको ए हो जाएगा। चलिए आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 में देखिए, किसने ईमेल के लिए, ठीक है ना, ये जो देख रहे हैं एडिग्रेट चिन्ह, इसे चुना था। तो देखिए, तो ऑप्शन ए करा है रे टॉम, मतलब टॉम लिंसन, उसके बाद है शिवा अया दुराई, बिल गेट, स्टीव जॉब्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बिल गेट्स जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट के क्या थे, कि आपको संस्थापक थे, ठीक है ना। और स्टीव जॉब्स जो कि आपको एप्पल के क्या थे, फाउंडर थे। तो ये सब आपको याद रखना है। तो किसका राइट आंसर समझ गए होंगे कि क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन चलिए थोड़ा सा इस पे क्या है कि कुछ विशेष चीजें जिसे हम लोग जानते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले टॉमलिंसन जो है इसलिए ईमेल का क्या कहा जाता है, तो आपको जनक कहा जाता है। उसके बाद है टिम बर्नर्स ली, ठीक है ना, जिसने 1989 में क्या किया था कि डब्ल्यू के खोज किए थे, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है, वेब। लेकिन इसी में साथियों कभी कभी डब्ल्यू 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 का पूर्ण रूप भी पूछ लिया जाता है। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा, देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब बॉर्म, ठीक है ना। 4 डब्ल्यू रहेगा, तो अंत का जो डब्ल्यू है उसका मतलब हो जाएगा बॉर्म। क्या हो जाएगा, बॉर्म, ठीक है ना। चलिए उसके बाद कह रहा है कि आईसी का विकास जो किया था जेएस किल्वी, यानी कि आईसी जो चिप्स होते हैं उसका जो विकास किया था कौन किया था, तो आपको जेएस किल्वी ने किया था। तो इसको आपको याद रखना है। फेसबुक के संस्थापक कहेंगे मार्क जुगरबर्ग। फेसबुक स्थापित कब होता है, तो ये आपको 2000 कितना में जानते हैं, 4 में। उसके बाद है एप्पल के संस्थापक ये कौन थे, स्टीव जॉब्स थे। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट, इसकी स्थापना 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा क्या है कि आपको किया गया था। तो ये सभी चीज आपको कंपनी, उसके सीईओ, ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान, ठीक है ना, किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह खान, ये आपको शहनाई वादक थे। क्या थे, शहनाई वादक थे। और इन्हें लता मंगेशकर के साथ 2001 में क्या हुआ था कि आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कि नहीं जानते हैं, तो आपको बिस्मिल्लाह खान को। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी है यह इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। इन्हें भारत रत्न कब मिला था, यह आपको याद रखना है। चलिए 23 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए कह रहा है मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, वीर सावरकर। तो देखिए, ये जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 को। क्या है, 23 को। और इसके जो संस्थापक होते हैं वे आपको मोतीलाल नेहरू होते हैं और चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष होते हैं। इसकी स्थापना कहाँ होती है, तो याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना होती है ना, वह आपको इलाहाबाद में होती है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि किनकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। क्या है, माई लाइफ है। ऑप्शन ए दे रहा है युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको युवराज सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युवराज सिंह हो जाएगा। 2007 का वर्ल्ड कप T20 का और 2011 का वर्ल्ड कप वनडे फॉर्मेट में अगर हम जीते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो आपको युवराज सिंह की थी। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा और भी चीज जानते हैं इस सब के बारे में कि क्या है। तो देखिए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है, युवराज सिंह का। उसके बाद है युवराज सिंह को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में क्या था कि आपको मैन ऑफ द सीरीज जो था वो आपको दिया गया था। और इन्हीं की वजह से जो है हम वह वर्ल्ड कप जो थे जीते थे, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों में जबरदस्त प्रदर्शन किए थे। सुनील गावस्कर द्वारा जो लिखित पुस्तकें है सनी डेज, वन डे, ठीक है ना, उसके बाद है आपको वंडर्स। क्या है, वंडर्स। तो सुनील गावस्कर जो है इन्हें हम लोग लिटिल मास्टर के नाम से भी क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक को आपको याद रखना है। कपिल देव, जिनके कप्तानी में 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 60 ओवर का, ठीक है ना। तो इन्होंने कई सारे ग्रंथ मतलब पुस्तक लिखे जिसमें आपको द सिख, ठीक है ना, इसके अलावा अराउंड द वर्ल्ड, उसके बाद है स्ट्रेट फ्रॉम द
हाट, ये सभी जो लिखा गया है किसके द्वारा? कपिल देव के द्वारा। तो ये पुस्तक तो खैर कितना बार पूछ दिया गया है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कौन लिखा है? तो आप क्या कहोगे? कपिल देव ने इसे लिखा है। तो साथियों ये सारा चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है सुनिए, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए और इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि छाऊ बिहार के अतिरिक्त जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए तो छऊ जो है ना बिहार के अलावे पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो देखिए यहाँ से आपको संकेत दिया जा रहा है कि जिस भी राज्य का लोक नृत्य जो है वो आपको याद रखना है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि किस राज्य का लोक नृत्य जो है कौन कौन है। तो देखिए तो ये जो छाऊ नृत्य है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा क्या है कि इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। मतलब छऊ जो है शास्त्रीय नृत्य, कैसा नृत्य है? शास्त्रीय। छऊ नृत्य झारखंड ओडिशा का भी क्या है लोक नृत्य है। इसके अलावा बिहार पश्चिम बंगाल इसका भी है, ठीक है ना। बिहार का जो लोक नृत्य है उसमें आपको क्या है कि आपको धूम पुरिया, ठीक है ना, कीर्तनिया, जट जटिन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जट जटिन। इसके अलावा आपको विदेशिया क्या है, विदेशिया, ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या है कि झिंझिया, ठीक है ना, समा चकेवा क्या है, समा चकेवा, ठीक है ना। तो ये सब आपको बिहार का क्या है कि आपको प्रमुख आपको क्या है जानते हैं कि आपको नृत्य क्या है, लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य में आएंगे तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या जानते हैं? तो आपको यानी कि जाया क्या याद रखना है, जया याद रखना है, काठिया है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको गंभीर है, संकीर्तन है, राम भेसे है, कथी है। तो ऐसे बहुत सारे लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का जिससे आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये सब आपको लिस्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सारे चीजों को बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके उसको क्या कीजिए, सजा कर आप लिख सके। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक, ठीक है ना, क्या है, नीति निर्देशक जो है आपको तत्व का उल्लेख करता है। बस इसको यह समझिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4, ठीक है ना। तो भाग 4, ठीक है ना, अनुच्छेद कहेंगे तो ये आपको 36 से 51 क्या है, 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया है। तो साथियों ये सारा चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और भारत में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपको आयरलैंड से प्रेरित है, और आयरलैंड में जो है ना वो आपको स्पेन से प्रेरित है। तो 26 का सही आंसर वो आपको डी हो जाएगा। तो चलिए कुछ देशों से किस भाग में क्या है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे देखिए कि आपको भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है क्या है कि आपको 1 से 4 वो आपको संघ और उसके प्रदेश के बारे में चर्चा करता है। 5 से 11 भाग 2 नागरिकता, भाग 3 12 से 35 आपको मौलिक अधिकार, भाग 4 36 से 51 वो आपको नीति निर्देशक तत्व के विस्तार के बारे में बताता है। उसके बाद जो है आपको भाग 5, ठीक है ना, वो आपको क्या है कि संघीय शक्ति का क्या है विस्तार बताता है। उसके बाद भाग 6 जो है वह राज्यों के संदर्भ में बताता है। तो देखिए तो कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वो आपको पूछ दिया जाता है। तो देखिए भाग 6 राज्य, भाग 5 संघ, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं लिस्ट, तो ऐसे ऐसे आपको क्या है कि 22 नहीं 25 भाग जो है 25 भाग को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में आपको भाषाओं का उल्लेख है। तो देखिए तो 8वीं अनुसूची में जो है वो आपको 22 भाषाओं का क्या है कि आपको उल्लेख किया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं इसके कुछ प्रमुख भाग के बारे में, और कौन कौन से भाग इसके प्रमुख है इस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखिए यहाँ सुनिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे अनुसूची देख लेना है। क्या है? अनुसूची देख लेना है, क्योंकि देखिए ये प्रश्न जो है आपको अनुसूची से पूछा जा रहा है। किससे पूछा जा रहा है? अनुसूची से। तो यहाँ पर जो 12वीं अनुसूची है उसके बारे में जानते हैं एकदम शॉर्टकट में। जैसे देखिए प्रथम अनुसूची, तो इसमें क्या है, संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा किया गया है। द्वितीय अनुसूची में जो पदाधिकारी लोग हैं उसके वेतन के बारे में चर्चा किया गया, याद रखिएगा। तृतीय अनुसूची में उच्च पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण। चौथी जो अनुसूची है राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होगा कैसे होगा इस पर चर्चा किया गया है। 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो प्रशासन है उसके बारे में चर्चा किया गया। और 6ठी अनुसूची में मात्र 4 राज्य, देखिए असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र के संबंध में जो बातें हैं उसकी चर्चा की गई है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और आपको संबंधित सूची के माध्यम से। 8वीं अनुसूची में हो गया आपको भाषा, क्या हो गया, भाषा। तो शुरू में ये देख रहे हैं ना ये 8 अनुसूची था, बाद में 1951 में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची 1985 में, ठीक है ना। उसके बाद 11वीं अनुसूची 1992 में, 12वीं अनुसूची भी 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो देख रहे हैं 9वीं अनुसूची, इसमें क्या है आपको भूमि सुधार से संबंधित जो कानून है, भूमि कर है, इस सब के बारे में चर्चा किया गया। 10वीं में दल बदल कानून, ठीक है ना।
11वीं में जो है वो आपको पंचायती राज और 12वीं में जो है नगर पालिका का। तो इस अनुसूची वाला का क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है ना, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे, क्या पूछा जा रहा है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो देखिए सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाते हैं 24 जनवरी 1950 को, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। और ये आपको 1962 तक जो होते हैं आपको क्या रहते हैं कि आपको राष्ट्रपति रहते हैं। तो टोटल ये राष्ट्रपति जो रहते हैं ना वो आपको 12 साल, कितने साल, 12 साल रहते हैं। और लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले ये देश के क्या थे कि आपको अब तक के पहले राष्ट्रपति है। तो साथ ही इसका राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार से, ये संविधान बनाने वाली जो संचालन समिति उसके अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो सब आपको याद रखना है। तो 28 का राइट आंसर समझ में आ गए होंगे। चलिए 29 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया है। तो देखिए तो राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति, ठीक है ना, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, इसके अलावा आपको राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये सब जो है साथियों ये आपको आयरलैंड से जो है वो आपको लिया गया। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 30 में क्या कर रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ जो है आपको विशेषताएं इसकी जानते हैं। जैसे देखिए ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली हो गया, विधि का शासन हो गया, एकल नागरिकता हो गया, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा विधि निर्माण की प्रक्रिया हो गया। ये सब जो है ना कहाँ से लिया गया था, आपको ब्रिटेन से। अमेरिका में आते हैं तो उच्चतम न्यायालय का शक्ति अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल, न्यायिक समीक्षा, ठीक है ना, जनहित याचिका, ये सब कहाँ से है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार ये सब अमेरिका से। फ्रांस से आएंगे तो आपको गणतंत्रीय व्यवस्था, इसके अलावा प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देखते हैं, ये सारे चीज, ठीक है ना। उसके बाद जो है कनाडा में आते हैं तो आपको संघीय ढांचा, राज्यपाल के जो आपको नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया है, इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगा, सब आपको कहाँ से, कनाडा से लिया गया है। उसके बाद है रूस से, तो यहाँ से आपको मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, इसके अलावा संविधान में की जो प्रस्तावना में जो है आपको क्या है, सामाजिक, आर्थिक और अनैतिक न्याय, इसका भी विचार जो है रूस के ही संविधान से क्या प्रेरित है, मतलब रूसी क्रांति से प्रेरित है। जापान से कहेंगे तो आपको कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो साथियों ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस लिस्ट को आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। तो साथियों इंडियन एयरलाइंस की जो पहली महिला पायलट थी ना वो आपको दुर्वा बनर्जी थी। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, कौन थी, दुर्वा बनर्जी, ठीक है ना। तो देखिए उसके बाद है आरती शाह, ठीक है ना, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला। निर्जा, ठीक है ना, मतलब ये जो है निर्जा भनोट, तो ये आपको अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। तो बहुत सारी विशेषता है, तो आइए थोड़ा सा इस विशेषता को भी देखते हैं। और यह आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि वायुसेना की प्रथम महिला जो है क्या है, प्रथम महिला पायलट, वो आपको कौन है। तो देखिए तो वायुसेना की प्रथम महिला पायलट जो है ना वो आपको हरिता कौल दयाल है। कौन है, हरिता कौल दयाल। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है साथियों देखिए थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, पूछेंगे कि प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस के कौन थी। तो क्या कहेंगे, तो आपको सुषमा चावला, क्या कहेंगे, सुषमा चावला, ठीक है ना, याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि बताइए कि प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, तो क्या कहिएगा, सुषमा चावला। उसके बाद है मेरे भाई भारत की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल, तो वह है आपको पी बंदोपाध्याय। तो इस प्रकार से भारत में जो प्रथम महिला है उसको भी आपको विविध से अच्छे से क्या कर लेना है, कि आपको याद कर लेना है। तो उम्मीद है मेरे भाई कि आप सारे लोगों को ये सभी चीज समझ में आगे होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।